हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूँ आपकी हिस्ट्री टीचर। हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 2, जो कि है क्या, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कि भाई आपको मैंने बताया था, एंड यू ऑल प्रोबेबली नो इट बाय नाउ, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी, वो भारत में बेसिकली ट्रेड करने के लिए आई थी। ठीक है, लेकिन फिर कैसे उन्होंने अपना कोर्स चेंज कर दिया, अपने एम्बिशंस भारत में चेंज कर दिए, इवेंचुअली यहाँ पे धरती को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, लोगों पर राज करना शुरू कर दिया। हाउ दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, यही चीज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा इस चैप्टर का ओवरऑल आइडिया क्या है कि हाउ द कंपनी एस्टैब्लिशेस इट्स पावर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग कुछ बातें बताऊंगी आपको हिस्ट्री के बारे में, मजा आएगा पढ़ते हुए, कहानी के तौर पर आपने पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं औरंगजेब से। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। कौन से मुगल रूलर्स हुए हैं? सबसे पहला बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां एंड लास्टली औरंगजेब। औरंगजेब 6 मुगल रूलर्स में से लास्ट मोस्ट पावरफुल रूलर था। उसके बाद मुगल सल्तनत में कोई भी पावरफुल रूलर नहीं आया। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। उसने पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला, अफगानिस्तान कह रही हूँ सॉरी, बांग्लादेश वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया में बहुत छोटे छोटे जो राजाओं के अंडर एरियाज थे, उनको एनेक्स किया, उन राजाओं को हरा हरा कर उनकी टेरिटरीज को अपने सल्तनत में मिलाया था। ओके, उसके बाद जब उसकी डेथ हुई 1707 में, औरंगजेब की डेथ हो जाती है। अब क्या होगा आगे, उन कंडीशंस को स्टडी कर लेते हैं। अभी क्या है कि जो औरंगजेब है वो पूरे इतने बड़े इंडिया के पार्ट को तो नहीं संभाल सकता। मान लीजिए इंडिया इतना बड़ा है, उसमें से इतने पार्ट पर उसका रूल था, कंट्रोल था, तो इतने बड़े को, हर एक बारीकी को वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता। तो वो क्या करता था, वो इसी टेरिटरी के अंदर छोटे छोटे उसने पार्ट्स डिवाइड कर रखे थे। उन पार्ट्स पे वो एक ऑफिसर को अपॉइंट करता था, जिसको हम गवर्नर कह सकते हैं। सो ही वुड अपॉइंट गवर्नर्स इन ईच प्रोविंस। ओके, सो गवर्नर्स जो थे वो तब तक तो डरते थे जब तक औरंगजेब जिंदा थे, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद वो जो गवर्नर्स थे उनको लगा कि अब तो भाई मुगल सल्तनत में कोई शक्तिशाली शासक है नहीं, तो उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने कर दी बगावत। अब वो पढ़ लेते हैं कैसे हुआ। द मुगल गवर्नर्स, जिनको हम सूबेदार कहते थे उस जमाने में, एंड बिग जमींदार्स, जो उस जमाने के अमीर जमींदार लोग होते थे, दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु होते ही मुगल सल्तनत के जिन हिस्सों पर उनका राज था, उन हिस्सों को इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर किंगडम डिक्लेयर कर दिया। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. अब देखिए रियासतें उठ के आ रही थी, राजपूत रियासतें खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुकी थी। ठीक है, मालवा में जो किंगडम है वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहा था, अवध सेपरेट हो गया था, बंगाल जो है वो सेपरेट हो गया था, हैदराबाद, मैसूर, ये सारे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडिपेंडेंट खुद को कहने लगे थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद। अब कोई भी स्टेट होगा उसकी कैपिटल उस स्टेट के अंदर ही होगी। फॉर एग्जांपल बंगाल की कैपिटल क्या कैलकाटा होगी। ठीक है, अवध की कैपिटल भी अवध के अंदर ही होगी। यहाँ हैदराबाद की कैपिटल, हैदराबाद सिकंदराबाद वाला जो एरिया है वो होगा। दिल्ली तो उनका कैपिटल नहीं रह सकता। अब दिल्ली तब कैपिटल था जब पूरा भारत एक था। ठीक है, अब दिल्ली पूरा भारत का कैपिटल नहीं रह सकता, क्योंकि भारत उस टाइम पे खुद टुकड़ों में टूट गया था। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging in the political horizon, which is the British. एक नई शक्तिशाली ताकत के तौर पर कौन उभर रहा था? ब्रिटिश। कौन से टाइम में? 1701 से लेके 1799 तक का जो समय था, इस बीच में ब्रिटिशर्स पावर में उभरते हुए आपको दिखाई देंगे इतिहास में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स भारत में आए थे वो सिर्फ ट्रेड करने की इच्छा से आए थे, वो सिर्फ व्यापार करने की इच्छा से आए थे, बट धीरे धीरे उनकी पॉलिसीज में बदलाव आने लगे। उन्हें रियलाइज हुआ कि व्यापार में और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुसना होगा। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में जब अपना पैर फंसाया तो उन्हें समझ में आया कि जितना बड़ा किंगडम उतना ज्यादा मुनाफा। तो वो और टेरिटरीज को एनेक्स करते चले गए और राज्य जो थे भारत के उनको जीतते चले गए। लेकिन यहाँ पर एक फोटो देखिए आप, ये फोटो कब का है? 1857 की क्रांति के बाद का है।
1857 की क्रांति को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में हम, बट अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि 1857 में जब क्रांति हुई उस टाइम पे मुगल सल्तनत का आखिरी इंपॉर्टेंट रूलर पावर में था, जिसका नाम क्या है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पूरा नाम तो आप यहाँ पे पढ़ ही लेंगे, ये रहा बहादुर शाह जफर, ठीक है। सो क्या हुआ कि 1857 की क्रांति में पूरा भारत, ऑलमोस्ट पूरा भारत, और पूरा भारत भी नहीं, भारत के कुछ जो सेगमेंट्स थे जो चाहते थे कि अंग्रेजों से उन्हें आज़ादी मिले, वो ये जो मुगल राजा था, मुगल सल्तनत का जो शहंशाह था बहादुर शाह जफर, इसकी छत्र छाया में इसको अपना लीडर मानकर एक बैटल लड़ने लगे, जिसको हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन जो जो भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके सबके अपने रीजंस थे, उनके सबके अपने अपने लालच थे। कोई भी इस सोच के साथ नहीं लड़ रहा था कि उन्हें एक आज़ाद भारत चाहिए। सब लड़ रहे थे अपने अपने एरियाज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, झांसी की रानी है, सिर्फ अपनी झांसी को बचाना चाहती थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जो अंग्रेज हैं वो बाकी के इंडिया के साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनका देश झांसी ही था। समझे आप? सो ये है, इस तरीके से बहादुर शाह जफर उनका लीडर था। और जब अंग्रेजों ने उस टाइम की इस रिबेलियन को, इस वॉर को ख़त्म किया, उन्होंने इंडियंस को, बहुत सारे इंडियंस को मारा, अरेस्ट किया। उस टाइम पे उनके लीडर के तौर पे बहादुर शाह जफर को उन्होंने ब्लेम किया। बहादुर शाह जफर को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया और उन्हें बर्मा भेज दिया गया। बर्मा का क्या मतलब होता है भाई? बर्मा का मतलब है म्यांमार। और इनके जो बेटे थे, एक बेटा इनका ये रहा, एक ये रहा, इन बेटों को गोली मार दी गई, ठीक है। सो औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल मुगल रूलर नहीं था मुगल सल्तनत में, लेकिन मुगल एम्परर्स जो थे वो सिंबॉलिकली बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनफैक्ट जब रिबेलियन हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट 1857 में, तो बहादुर शाह जफर फेस ऑफ रिबेलियन थे, ठीक है। मुगल एम्परर एट दैट टाइम वाज सीन एज अ नेचुरल लीडर। इनको नेचुरल लीडर माना जाता था। उस टाइम के लोग इन्हें अपना लीडर मानते थे, क्योंकि वो मुगल सल्तनत से इतने परेशान नहीं थे जितने परेशान वो अंग्रेजी हुकूमत से थे। Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave the kingdom and his sons were shot in cold blood. अब बहादुर शाह जफर के बारे में ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताती हूँ। जफर जो थे वो एक बहुत ही फेमस उस टाइम के राइटर, पोएट मान लीजिए आप, इस टाइप से वो शायरियाँ लिखते थे। तो उनकी एक शायरी है, उन्होंने एक किताब भी लिख रखी है, उस किताब में उनकी एक शायरी भी गिवन है। और वो शायरी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं उसकी एक दो लाइन आपको बताती हूँ कि मुझसे बदनसीब कौन होगा जिसे अपने देश की 2 गज जमीन भी नहीं मिली दफन होने को। कि भाई उनको अपनी पूरी लाइफ, जो बुढ़ापे की उनकी ज़िंदगी थी, उनकी पूरी लाइफ बर्मा में बीती, ठीक है। जबकि वो पैदा भारत में हुए थे, उनका पूरा जीवन भारत में था, उन्होंने हर चीज़ भारत में की, उन्होंने भारत को अपना देश माना। फिर भी उनकी एक भी इच्छा, सिर्फ ये एक इच्छा कि मुझे भारत में दफन किया जाए, वो भी उनकी पूरी नहीं की गई। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझसे बदनसीब कौन होगा जिसे अपने देश की मिट्टी में 2 गज जमीन भी नहीं मिली दफन होने को। सो आई होप दिस मस्ट हैव बीन लाइक वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। आगे पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स टू ईस्ट, ठीक है भाई। स्टार्टिंग से इनकी एक्टिविटीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि आप समझ सकें कि इनकी मेंटालिटी थी क्या। इन 1600 यानी आज से 421 साल पहले, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. उस टाइम की रानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन। उनसे एक कंपनी ने, बहुत सारे जो अमीर अमीर बिजनेसमैन थे वो साथ में आए, उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ वन, उससे परमिशन ली, ट्रेड करने की परमिशन ली कि वो विदेश में जाकर ट्रेड कर सकें। इस चीज़ को कहते हैं चार्टर, ठीक है। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड इन द ईस्ट। अब सोल राइट क्यों? कि भाई ब्रिटेन में सिर्फ यही एक कंपनी तो थी नहीं जो विदेश में व्यापार करने के इच्छुक थी, ठीक है। लेकिन इस कंपनी ने जब चार्टर साइन करवाया क्वीन एलिजाबेथ से, तो इन्हें एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गए कि इनको कॉम्पीट करने के लिए, इनको कंपटीशन देने के लिए कोई भी दूसरी ब्रिटिश कंपनी भारत में या इसके आसपास के इलाकों में ट्रेड नहीं करेगी। ओके, This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which
It could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at a higher price. बेसिकली कुछ नहीं, जैसे कि मतलब होलसेलर्स के तौर पर ये बिजनेस करना चाहते थे। अब इनको कंप्लीट अथॉरिटी मिल गई, कंप्लीट पावर मिल गई, इनकी क्वीन की अथॉरिटी मिल गई इन्हें कि भाई तुम लोग जाओ समुद्री यात्रा करो, जहाँ भी तुम्हें कुछ भी जगह मिले ईस्ट की तरफ। आप वर्ल्ड के मैप में देखो, यहाँ पे ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। इंग्लैंड है हमारा यहाँ पे। सो इंग्लैंड के ईस्ट में अफ्रीका भी है, इंडिया भी है, आगे के ये जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिनको कहते हैं वे भी हैं, चाइना, वियतनाम, म्यांमार वगैरह। सो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले ब्रिटेन में कि वो इस लाइन के इस तरफ सिर्फ वही लोग ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बुझे। अब वो करेंगे क्या, वो नई नई जगहों पे जाएंगे, देखेंगे कि भाई सबसे सस्ता माल कहाँ मिल रहा है, मसाले वगैरह या फिर मान लो कपड़े वगैरह सबसे सस्ते इन देशों में कहाँ मिल रहे हैं, ईस्ट की तरफ। वहां से वो उस सामान को सस्ते में उठाएंगे और जाकर यूरोप में महंगी मार्केट्स में बेचेंगे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन, और इसके अलावा इनका कोई कॉम्पिटिशन भी नहीं था, क्योंकि दूसरी किसी ब्रिटिश कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने राइट ही नहीं दिया कि वो इस तरफ आके इन देशों के साथ व्यापार कर सके। Mercantile trading companies in those days made profits primarily by excluding competition, so they could buy cheap and sell dear. उस टाइम की जो कंपनीज होती थी जो एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह पर बेचती थी, उनको क्या कहते हैं, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज। ये लोग फायदा हमेशा मोनोपोली का ही उठाते आए हैं। ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो मोनोपोली का ही फायदा उठाती हैं। अब मोनोपोली क्या कहेंगे आप, इससे क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है एकाधिकार। आप मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, मान लो छवि, ठीक है, एक मेरी फ्रेंड है मान लो कि कौन, ईशा। हम तीन दोस्त हैं, हम तीनों ने सोचा कि भी हम ना भूटान में जाके बिजनेस करेंगे। तो भूटान में जाकर अगर सिर्फ मैं बिजनेस कर रही हूँ, मतलब कहने का कि हम तीनों में से अगर सिर्फ मैं भूटान में जाके बिजनेस कर पा रही हूँ, वहां से सस्ता सामान उठा रही हूँ और भारत में बेच रही हूँ, तो भूटान का सामान भारत में लाने वाली कंपनी सिर्फ मेरी होगी। तो मैं कुछ भी प्राइस कहूँ, अगर वो चीज़, अगर मान लो भूटान में सिल्क मिलता है और भारतीयों को सिल्क बहुत पसंद है, सिल्क को भूटान से भारत लाने वाली कंपनी सिर्फ मेरी है, यानी कि मैं ही उस कंपनी की ओनर हूँ जो सिल्क इंपोर्ट करती है। तो मैं सिल्क को किसी भी दाम पे अपने देश में बेच सकती हूँ। बट अगर मेरी फ्रेंड्स ईशा, छवि जैसी जो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी अपनी अपनी कंपनीज भूटान का मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने में लगा दें, तो फिर क्या होगा, फिर होगा कंपटीशन, क्योंकि जनता को वही सामान जो मैं सप्लाई कर रही हूँ वो दो और कंपनी से मिल रहा है, और तीनों ही कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपना सामान बेचने के लिए प्राइसेस बहुत कम रखेंगी, ठीक है। लेकिन उस टाइम की ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका कोई कंपटीशन नहीं था, तो ये भारत में कुछ भी बेचेगी, ठीक है। तो भारत भारत से ले जाएगी सामान और अपने ब्रिटेन में, यूरोप की दूसरी मार्केट्स में, फ्रांस वगैरह में किसी भी दाम पर बेचेगी और वो बिकेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हेवी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। आगे करते हैं काम। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. अब बहुत मजा आने वाला है, आगे की कहानी इतनी दिलचस्प है ना। देखिए क्या है कि रॉयल चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को साइन करके दिया था, उसकी वजह से बाकी की जो कंपनीज थी ब्रिटेन की, वो ईस्ट में व्यापार नहीं कर सकती थी। लेकिन फ्रांस की कंपनी का क्या, पुर्तगाल की कंपनी का क्या, ठीक है, डच कंपनीज का क्या, बताओ भाई, नीदरलैंड्स वगैरह की कंपनीज का क्या, उन पे क्वीन एलिजाबेथ का ऑर्डर थोड़ी चलेगा। एंड इनफैक्ट जब 1600 ईस्वी के बाद से ब्रिटिशर्स ने भारत आने की सोची या ईस्ट के कंट्रीज में जाकर पैसा कमाने की सोची, उससे पहले ही 100 साल पहले से पुर्तगाली भारत में व्यापार कर रहे थे, पोर्चुगीज। वास्को द गामा का नाम सुना होगा ना आपने। वास्को द गामा कौन था, ये पहला यूरोपियन था जो भारत आया था 1498 में, समझे। ये बात हो गई। अब देखिए ब्रिटिशर्स यहाँ से चले, ये ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, यहाँ से चले ब्रिटिशर्स, ऐसे आई ये और यहाँ आ गए ये। दिस इज कॉल्ड केप ऑफ गुड होप।
इतनी लंबी जर्नी में एक जगह पर ये रुक रहे हैं जो कि अफ्रीका का बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट है। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ना इनको बहुत अच्छी होप मिलती थी, बहुत अच्छी उम्मीद सी हो जाती थी कि अब तो इंडिया पास है, अब इंडिया इतना दूर नहीं रहा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भाई केप ऑफ गुड होप, क्योंकि यहाँ से जो सेलर्स थे उनको विश्वास हो जाता था कि अब तो हम इंडिया पहुंच ही जाएंगे। ये वाला जो समुद्री एरिया है ये बहुत मतलब इसमें ना ऐसे इरेगुलरिटीज रहती हैं, कभी तूफान आ जाता है, कभी हवा ही नहीं चलती, जिसकी वजह से पुराने ज़माने की शिप्स नहीं चल पाती थी। सो ये वाला ना काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता था, इसमें काफ़ी जो शिप्स थी वो गुम हो जाती थी, लेकिन इससे आगे की जर्नी थोड़ी सेफ मानी जाती थी। इसीलिए इस पॉइंट को जहाँ पर पहुंचने के बाद सेलर्स को विश्वास हो जाता था कि भाई अब इंडिया दूर नहीं, इसको कह दिया केप ऑफ गुड होप। जब ब्रिटिशर्स यहाँ केप ऑफ गुड होप से होकर भारत पहुंचे, उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई तुम तो बहुत लेट हो गए, पिछले 100 साल से पुर्तगाली भारत में व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने इंडिया का जो ये वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर, दिस वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे अपना बेस स्थापित कर लिया है। यहाँ पे एक स्टेट है जिसे आप आजकल इन स्टेट के नाम से जानते हैं, गोवा, उसको पुर्तगालियों ने अपना बेस बना रखा था। ठीक है, in fact it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered the sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon, the French traders arrived on the scene. फ्रेंच भी आ गए भाई, डच भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए, ये ब्रिटिशर्स, और इसके अलावा हमारे पुर्तगाली तो थे ही। ठीक है, तो 17th सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? मैं बार बार इन सेंचुरीज को आपको समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि आप समझें कि सेंचुरीज में कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, तो 17th सेंचुरी का मतलब है 1600 से लेके 1699 तक का जो टाइम पीरियड था वो। The problem was that all the companies interested in buying the same thing, सभी कंपनीज एक ही कुछ ही गिनी चुनी चीजों पर ध्यान दे रही थी। ठीक है, the fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. भारत में बनने वाला जो सिल्क था, चाइना में जो बनने वाला सिल्क था, भारत में बनने वाला जो कॉटन था, उसकी बहुत वैल्यू थी यूरोपियन मार्केट्स में। इसीलिए ये सभी कंपनियां, अलग अलग देशों की जो कंपनियां थी, ये फोकस करती थी किस बात पे? इन्हीं दो चार कमोडिटीज पे, आइटम्स पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, फॉर एग्जांपल सिल्क, ठीक है, और इसके अलावा पेपर यानी कि काली मिर्च, इसके अलावा कुछ और स्पाइसेस, इन सारी चीज़ों पर ये अंग्रेज, सारी ही कंपनीज जो थी ये विदेशी, ये फोकस करती थी। पेपर, क्लव्स, क्लव्स बोले तो क्या? लौंग, लौंग ही होती है ना। कार्डमम, सिनेमन, कार्डमम इलायची, सिनेमन बोले तो दालचीनी, ये इनकी बहुत डिमांड थी वहाँ पे। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned. अब इंडियंस को उस टाइम पे समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, यूरोप के अलग अलग देशों से कंपनियां आ रही हैं हमारा सामान खरीदने के लिए, तो हमारे सामान की बहुत वैल्यू होगी वहाँ पर। इसीलिए इंडियंस ने अपनी चीज़ों के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो अंग्रेजी ये जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती थी वो प्रॉफिट कम होने लगा। अब देखिए, मैं एक ट्रेडर हूँ भारत का, ठीक है, मैं क्या करती हूँ? मैं कपड़ा बनाती हूँ, कॉटन का कपड़ा मैं बनाती हूँ, और वो कॉटन का कपड़ा मैं 1 रुपए पर मीटर के हिसाब से बेचती थी पहले, और वही कॉटन का कपड़ा जो अंग्रेज हैं वो यहाँ से यूरोप ले जाकर 10 रुपए पर मीटर के रेट से बेच रहे हैं। एग्जाम्पल समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे समझ में आया भाई बहुत सारी कंपनी आ रही है मेरा कॉटन खरीदने के लिए, तो मैं रेट बढ़ा सकती हूँ, तो मैंने रेट बढ़ा कर दिया मे बी 5 रुपए। ओके, सो 5 रुपए एक से कर दिया मैंने 5 रुपए। पहले 1 रुपए में बेच रही थी तो वो 10 रुपए में उसको आगे सेल कर रहे थे, उनका मार्जिन कितना बच रहा था? 9 रुपए अंग्रेजी कंपनियां कमा रही थी 1 मीटर पे। अब मैंने रेट कर दिया 5 और वो बेच पा रही है 10 में, अब उनका मार्जिन कितना बचा? ओनली 5 का। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब अंग्रेज जो हैं वो भारत से सामान लेकर जाते हैं, उनका उसमें भी खर्चा होता है, स्टोर हाउसेस को वो लोग मेंटेन करते हैं, उसमें भी उनका खर्चा होता है। तो इसमें से ये जो 5 रुपए बचे हैं, इसमें से मान लो कि 3 रुपए और उनके खर्च हो गए, ठीक है, तो उनकी एक्चुअल सेविंग कितनी हुई? 2 रुपए। इस तरीके से उन्हें थोड़ा सा ऐसे मतलब बुरा लग रहा था कि ज़्यादा कंपटीशन है भारत में अलग अलग यूरोपियन कंपनीज के बीच में, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते और इंडियंस अपनी चीज़ों का रेट बढ़ा रहे हैं।
The only way the trading companies could flourish was by eliminating the rival competitors. अब उन्हें समझ में आया कि भाई अगर भारत से पैसा कमाना है, भारत और ये बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे देशों से अगर पैसा कमाना है, तो यहाँ से दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को बाहर भगाना पड़ेगा. ओके. द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स. इसकी वजह से बहुत उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं. एंग्लो फ्रेंच वॉर्स कह लो, ठीक है, एंग्लो डच वॉर्स कह लो. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supplies. Repeatedly, अब क्या है कि लैंड रूट ये लोग फॉलो करते नहीं थे. ज़मीन से तो इनको जाना नहीं है, इनको जाना है पानी में से होके. ठीक है, फन्ने खाएंगे, आराम से पानी में से निकल जाएंगे. इनका एक्सपीरियंस भी किस में था? नेवी में इनका एक्सपीरियंस था. सभी कंपनियां अपना सामान शिप्स में लोड करके भारत से बाहर लेकर जाती थी. इतना क्लियर हो गया. अब क्या हो रहा है, यहाँ से एक जहाज चला भाई, ये हैप्पी हैप्पी सा सामान लोड करके. किसका है ये? मान लो फ्रेंच का है, फ्रांसीसियों का जहाज है. रास्ते में इनको मिल गए यहाँ पे अंग्रेज. तलवारें लिए खड़े हैं ये, ठीक है, भाले लिए खड़े हैं. इन्होंने इनकी शिप को डुबा दिया, तो फ्रांसीसियों को हो गया नुकसान. बदले में क्या किया? जब फ्रांसीसियों ने क्या किया बदले में? जब ब्रिटिशर्स की शिप जा रही थी तो उन्होंने उसको डुबा दिया. कहने का मतलब इनको बस एक दूसरे का नुकसान करना था, ताकि ये इवेंचुअली कोई ना कोई एक कंपनी अपने हथियार गिरा दे और जो दूसरी कंपनियां हैं वो उससे प्रॉफिट कमा सकें. ट्रेड was carried on with arms and trading posts were protected through fortifications. अब भाई ऐसी चीज़ों से बचने के लिए, ऐसे अटैक्स से बचने के लिए हथियार रखना बहुत ज़रूरी है. तो भाई इन कंपनीज ने अपने हथियार रखने शुरू कर दिए, अपनी आर्मी मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया. इसके अलावा फोर्टिफिकेशन, यानी जहाँ पे इन्होंने, मान लीजिए कि पुर्तगाली थे, उन्होंने गोवा में अपना बेस बनाया था. तो गोवा में बेस का मतलब क्या होता है कि वो भारत से जो भी चीज़ें खरीद के लेके जा रहे हैं यूरोप, उसको ऐसा तो है नहीं कि हाँ मध्य प्रदेश से कुछ खरीदा, वापस गए कोस्ट पर, शिप में डाला और भगा दिया सामान. नहीं, शिप्स को बहुत 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 महीने लग जाते थे ट्रांसपोर्टेशन में. सो वो सामान तब तक स्टोर करके कहाँ रखना है? स्टोर करके एक स्टोर हाउस में रखना है. लेकिन वहाँ स्टोर हाउस पर दूसरी कंपनियां अटैक कर सकती हैं. इसीलिए फोर्टिफिकेशन यानी किलाबंदी बहुत ज़रूरी थी. उस ज़माने में ये दो जो चीज़ें थी, ये इसी की वजह से आप समझिए कि ब्रिटिशर्स पावरफुल हुए. सबसे पहला क्या, उनको अपनी आर्मी मेंटेन करने का मौका मिल गया. एंड सेकेंडली, उनको किलाबंदी या फिर फोर्टिफिकेशन, अपनी फैसिलिटीज के आसपास किले बनाने का उनको मौका मिल गया. लेकिन आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी एक स्टेट की रानी हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की रानी हूँ, तो क्या मैं किसी दूसरे बाहर से आए हुए व्यापारियों को अपने अपने राज्य में कोई किला बनाने दूंगी या उनकी खुद की आर्मी रखने दूंगी? नो. तो इसी रीजन से जो ये ब्रिटिशर्स थे या फ्रेंच थे, इनके लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे उनसे भी इनकी अनबन चलती रहती थी. क्योंकि इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी प्रोटेक्शन किससे करनी है? दूसरी यूरोपियन पावर्स से. ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनको फोर्ट्स भी बनाने थे और इनको आर्मी भी रखनी थी. लेकिन जिस भी जगह पे ये लोग ट्रेड करने बैठे हैं, वहाँ का राजा इन्हें इन दोनों चीज़ों के लिए मना करता था. इसीलिए इनके जो है ये कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे. This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. इसीलिए कंपनी को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अगर ये राजा हमें क्यों टोक रहे हैं, अगर इस राजा की जगह हम ही बैठ जाएं तो हमें कोई रोकने वाला ही नहीं होगा. ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. अब बंगाल में कैसे वो अपना ट्रेड स्टार्ट करती है? The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्ट है. इसको ना नींद में भी रट लो, ठीक है, ऐसा रट लो कि नींद में भी बड़बड़ाओगे तुम इसको. 1651 में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री हुगली रिवर के किनारे स्थापित की गई थी. अब फैक्ट्री से आप लोग सोच रहे होंगे टिपिकल जो मशीन्स वगैरह लगा के वहाँ पे काम कार्य किया जाता है, ये चीज़ वही होगी? नहीं. जो कंपनीज ये यूरोप से आई थी, उनकी फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी. उनकी फैक्ट्रीज बेसिकली गोडाउन्स थी, जहाँ पे पूरे भारत से ऐसा ऐसा सामान लाकर स्टोर किया जाता था, जिसको जैसे ही इनकी शिप आएगी उस पर चढ़ाकर वापस यूरोप भेज दिया जाएगा.
This was the base from which the company's traders, known at that time as factors, जो कंपनी के traders थे, व्यापारी थे, उनको उस जमाने में factor कहा जाता था, operated. The factory had a warehouse where goods for export were stored, and it had offices where company officials sat. As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. ठीक है. By 1696, it began building a fort around the settlement. 1696 के आसपास जो कंपनी थी उसने अपने ये जो फैक्ट्रीज थी इनके आसपास किलाबंदी करनी शुरू कर दी. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. 2 ही साल के अंदर मुगल ऑफिशियल्स को इन्होंने घूस देना स्टार्ट कर दिया. ब्राइब का मतलब क्या होता है? घूस. ठीक है. सो घूस देना स्टार्ट कर दिया एंड उसकी वजह से इनको मिले जमींदारी के राइट्स 3 विलेजेस में. जमींदारी के राइट्स क्या है? टैक्स कलेक्शन का जो राइट होता है कि भाई मुगलों ने कह दिया, मुगल्स ने इनको अथॉरिटी दे दी कि इन 3 गांवों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तुम हमें टैक्स कलेक्ट करके देना, इतना टैक्स का मार्जिन फिर तुम अपने पास रख सकते हो. ठीक है. वन ऑफ दीज वॉज कालीकाटा, which later grew into the city of Calcutta और कोलकाता as it is known today. यानी सबसे पुराना, अगर आप मान लीजिए जिस सिटी पर ब्रिटिशर्स ने अपनी पकड़ जमाई थी वो कलकत्ता था. उसको उस टाइम पे कालीकाता कहा जाता था. धीरे धीरे उसे कैलकटा कहा जाने लगा और अब उसे कहा जाता है कोलकाता. ओके. देख रहे हो किस तरीके से नाम इवॉल्व होते हैं. It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company the right to trade duty free. मुगल एम्परर जो हमारे औरंगजेब थे उनसे भी इन्होंने परमिशन ले ली कि भैया आप ऐसा करो, हमको ना व्यापार करने पर टैक्स ना लगाओ. क्योंकि कोई भी अगर विदेशी कंपनी किसी देश में आकर व्यापार करती है ना तो उस देश की जो सरकार है उस पर टैक्स लगाती है. ठीक है. ये एक नॉर्मल दुनिया का सिस्टम चलता हुआ आ रहा है. तो भाई ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी बहका लिया, पागल बना दिया कि ना हम आपका ये काम कर देंगे, ऐसे ऐसे हम आपको भी सपोर्ट कर देंगे, लेकिन हमसे टैक्स ना लो भैया. ठीक है. फरमान जारी कर दिया भाई मुगल सुल्तान ने इनकी बातों में आकर कि भाई हाँ तुम लोग कर लो टैक्स, हमको तुम लोग कर लो सॉरी व्यापार, हमको टैक्स ना ही दो, क्या फर्क पड़ता है. भाई इतना हो गया. पहले आप फरमान की डेफिनेशन देख लो. अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर, यानी कि एक राजसी ऑर्डर जो राजा ने फाइनल करके भेजा है उसको फरमान कहते हैं. अब इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे वरना आप हो जाएंगे बोर. ओके. सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल. मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं मिलूंगी आपको अगली क्लास में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बचे रहिए इस महामारी से एंड पढ़ते रहिए. थैंक यू. बाय बाय.